हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। अ, हमने कल पहला पार्ट पढ़ा हुआ था, गुनाहों का देवता, नॉवल बाय धर्मवीर भारती। अ, हमने यहाँ स्टार्ट करा था, तो हम स्टार्ट करते हैं। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा। इसका भी इंतज़ाम है। और अपने ब्लाउज़ में से एक पत्र निकालकर चंदन के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुकरिजी रोड पर रहती है। यह उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह ख़त उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होंगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों किताबों कविता की किताबें उठा लाई। समझ में आएंगी तुम्हारे, क्यों सुधा। नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तो तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे, मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो। नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा, वाह वाह। सुधा की हंसी दूधिया बचपन में छलक उठा। मुँह तो सुर्ख सुर्ख कर गोभी हो रहा है। चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महरिजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंद्र की अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उसे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्हें कोई पत्रों से आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफ़े के लिए भी कोशिश ना की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी से सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग में उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी खैरियत खो बैठा, यह उसे खुद मालूम नहीं। यह बंगला, इसके कमरे से इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्री किरण सी सुधा जब आज से वर्षों पहले ये 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी।
अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी ना होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी, तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से ज़रूर वह बेहद डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे ना साथ खिलाते थे और ना उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर में अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झांके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसे चंद्र के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और ये भी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपनेपन होता गया कि दोनों में कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो ये था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुलझुलाहट, मिजाज की सारी तेज़ी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी एक तरफ से हटकर चंद्र की ओर केंद्रित हो गया था। वे विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भीषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंद्र को देखकर उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक वह चंद्र को हिजाड़कर छोड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी। और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हाथिनी रखा था, या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती हैं और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंद्र को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंद्र के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत समय, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंद्र, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंद्र को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, ना खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंद्र का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाग कर वह चंद्र को दे डालती थी। चंद्र कितने बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर उस घर पर कितनी देर पड़ता है, रात के सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेख जोखा उसे सुधा को देना पड़ता था।
और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा ही स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर के से जिद करने की पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डालकर देती थी। और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार ना खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डालकर और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी और बेतकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देख रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों नहीं, सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो, और क्या खालिस चाय पीजिएगा। दिमाग काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो हैं गेसू काज़मी, सबसे तेज़ लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसू। बहुत अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। ज़रूर ज़रूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। घत शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? तब और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या, वो तो सब हैं ही बुरे। अच्छा, तो नाश्ता पहले, फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुझक कर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदन ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने इसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काज़मी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आह हाँ, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे। इसी मुंह से जनाब उसकी शादी भी तय हो गई है। अगले जाड़ों तक शादी हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित करते हुए विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेंप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए?
नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं। टाइप करने वाला चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रही हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। इसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना, जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो अब फरवरी आ गई है मास्टर, ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो मास्टर, लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, ये लो लिफाफा तो तुम भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो एक बार मैं क्यों नहीं कह देती सब। चंदर ने झिझलाकर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वे कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगलों का नाम था रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटकर पर जिसके एक खंबे की कॉर्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक छोटा सा लड़की का नाम प्लेट लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखते हुए अध मिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और तासर से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊबकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांदकर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की ज़मीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगलों में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। वे बरामदे में गया, दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाल बुन रखा था। ये बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। कुछ 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फुर्लांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज़ झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है ये सन्नाटा या मनहूसी और इतनी खुशबू? कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोज़ लॉन था।
वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बोलियां भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की चाह थी। फलों में रंग था, फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग एक से ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लूट चुकी हूँ। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीन भूल चुका हो, क्योंकि नेस्ट्रिशियम या स्वीट पी या फ्लॉक्स कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलियां थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छांट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास ना था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया के किनारे बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपने नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए है। कोई सुनने वाला मिले, वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुगनी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा, ये अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम की ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें सात हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंद्र रुक गया और झुझक कर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाला अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंद्र ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, "Here you are, I have caught red-handed today." यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तो पहले वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला, एक अव्यक्त भव्य और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़वा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमज़ोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंद्र के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, "रोज़ रोज़ यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है।
हो वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज़ चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटती जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डॉक्टर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, पागल है? और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था, धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज़ में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो, बहाना बनाते हो, और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बटरी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बेडेड गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंद्र को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांटकर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। है बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की को आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो। बटरी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। झूठा कहीं का, मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो ये ख़त। लड़के ने ख़त खोला और पढ़ा, और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बटरी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं जानता नहीं था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़के ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार लें। चंदर ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ़ है। लड़की चौंक गई। वह सद्य स्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए। बटरी तुम्हारे पीछे मैं बेदड़ गाउन में भाग आई और बेदड़ गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह तो 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल। एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तुश्र थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। वाह,
इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उसने मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार हैं। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज़। ओह, कब मेरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ ख़राब है देखिए, कहकर उसने झुझक कर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झाँक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और बोला, और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंद्र गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे, खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज़, और ब्लाउज़ पर एक फैलेनेल का फुल पैंट जिसके 2 गैलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर, जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख हुआ मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत और सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा, और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर ना केवल बोली अच्छी लगती हो, वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंद्र की एक आदत थी, और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वह ये अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त जानता था कि इसकी लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हर्जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज़, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मज़बूत हैं। उफ़, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओह सचमुच, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूँ? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उँगलियाँ रख दीं। लाइए, लोशन मल दूँ मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उँगलियाँ गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़े शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वश में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। ये वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और सत्यन स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। ये लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैं कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी, तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज़ क्यों लिखती हैं, और फिर मिस क्यों? हम लोग अलग हो गए हैं।
क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज़ को फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जानलेवा सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कालप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों का झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उसी दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छे डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां ज़ोर से दबा दीं। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई तो बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बटरी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी ना बनी। धीरे धीरे वे लड़की एक सर्जेंट को प्यार करने लगी। बटरी को इतना सदमा हुआ कि वे बीमार पड़ गया, लेकिन बटरी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बटरी की बहुत सेवा की। बटरी अच्छा हो गया, उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बटरी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी। भला उस बच्ची का नाम बटरी ने रोज़ रखा और उसे लेकर दिन भर इन्हीं गुलाबों के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बटरी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर में स्टडी रूम में चलें। चलिए अंदर, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगाने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचने जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों के पार करके वह लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। चारों कोनों में 4 मेज़ें लगी हुई थी, जिसमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी के नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज़। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थीं। क्यों, आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है। पम्मी बोली, आपने ट्रेनाली डिक्रूज़ का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज़ जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी, वे तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वे अंग्रेज़ नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं, है ना? वे हमारे ख़ानदान के
अटर्नी थे, उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और एक और कागज़ लगाकर कहा। लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की, जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज़ी भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी, और तेज़ इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधों पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज़ उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है। आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी! पता नहीं क्यों औरतों को सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर। मैं यहाँ के समाज में मिलती-जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने ताल्लुक़ के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफ़रत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना-मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक़ नहीं। तलाक़ के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक़ नहीं, बिल्कुल, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक़ के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही। मैं और बटरी, सिर्फ बटरी से बात करने का मौका मिला। बटरी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं, आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भलेमानस ना हों तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो? कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भलेमानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूँ। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिक्रूज़, नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज़ नहीं। पम्मी सही, आप गलत ना समझें, मैं मजाक कर रहा हूँ, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि ये साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बटरी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बटरी के कंधे पर एक हाथ रखकर उससे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बटरी बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसका बीमार, कमज़ोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बटरी ने आंखें खोलीं और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज़ हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बटरी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई कि कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद पम्मी। अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पढ़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था, वह आई थी और पूछ रही थी, बटरी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक लीं
कि कहीं आँखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा कहाँ चली? तो बोली साजिद के साथ ज़रा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था ना पम्मी? तो हम अभी इसको यहीं पे ही एंड करते हैं, मतलब इसका भाग 2 जो है, भाग 3 मैं देखती हूँ, मैं कुछ टाइम में दे डाल दूँगी, शायद कल या परसों में। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ अब मैं रोज़ डालने की कोशिश करूँगी और जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती हैं वो सब आप लोगों के पास पहुँचे। प्लीज़ 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 आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा। अगर ये कहानियाँ और स्टोरियाँ सुनने में मज़ा आता है आप लोगों को तो प्लीज़, क्योंकि मैं भी, मेरा एक्चुअली फर्स्ट चैनल है, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग ही की है और ये मेरा दूसरा पार्ट था इस उसका गुनाहों का देवता। मैंने पहली बुक स्टार्ट की है, पहली नॉवल स्टार्ट की है। अगर आप लोगों का प्यार और अच्छे से रहेगा मेरे साथ तो मैं और भी नॉवेल्स लाने की कोशिश करूँगी। आई थिंक मैं कुछ इंग्लिश नॉवेल्स और हिंदी और उर्दू जो भी नॉवेल्स आप लोगों को पसंद होंगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं वो नॉवेल्स भी पढ़ने की और लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।